चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेसिकली सेक्शन 56 टू 59 बहुत ही छोटा हेड है, बहुत ही कम प्रोविजंस इस हेड के अंदर दिए गए हैं। बेसिकली ये जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये एक रेजिड्यूरी हेड है। दैट मीन्स कोई भी इनकम जो बाकी सभी हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती है, वो इनकम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस किया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो भी इनकम इन 4 हेड्स में कैटेगराइज नहीं होती है, सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन इनकम भी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम भी नहीं है, तो ऐसे में बाकी जितनी भी इनकम आपकी बच जाती है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। If any income cannot be taxed under first 4 heads, such income shall be taxable under the head other sources। तो ये बेसिकली बताया गया है सेक्शन 56 में, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली जो आपकी इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम, जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर किसी लोन या एडवांसेस पर इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है। डिविडेंड इनकम, आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं और उसके लिए आपको डिविडेंड मिला है, तो ऐसे में वो इनकम डिविडेंड इनकम है। के रिगार्डिंग हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया था सेक्शन 115 बी बी डी ए के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि कब आपकी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी, उस पर कितना आपको टैक्स पे करना होगा। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम भी आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। सेक्शन 115 बी बी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कैजुअल इनकम के केस में कैसे जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद कुछ गिफ्ट्स जो कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फैमिली पेंशन भी ऑलरेडी हमने सैलरी हेड में डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था 1/3 ऑफ द सैलरी फैमिली पेंशन इनकम और 15,000 विच एवरेज लोअर की आपको डिडक्शन मिलती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। तो हमने देखा था जब हमने सैलरी हेड को डिस्कस किया था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, प्रीमियम पे करता है और ऐसे में कोई अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव होती है, तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होती है। लेकिन मान लीजिए जिस व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई वो एक एम्प्लॉय नहीं है, कोई फ्रेंड है, कोई नोन है, कोई रिलेटिव है, तो ऐसे में जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी पर जो अमाउंट रिसीव होगी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के नाम से वह पॉलिसी ली गई, उसके लिए वह इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज, तो आप जो है रेस हॉर्सेज ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो ऐसे में उसकी जो इनकम है वो आपकी अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी, ये ऑलरेडी हमने कैपिटल गेन हेड में भी डिस्कस किया था कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग कोई भी एडवांस मनी रिसीव करते हैं जिसको आप फोरफिट कर लेते हैं, तो ये आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। इसके अलावा एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर फर्स्ट 4 हेड्स, तो और कोई ऐसी इनकम जो रह जाती है और जो 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होती है, वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली सेक्शन 56 को, जो कि बात करता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की। इनकम ऑफ एवरी काइंड which is not to be excluded from the total income।
तो वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट बनती है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, shall be chargeable to income tax under the head other sources if it is not chargeable to income tax under any of the heads specified in section 14 items A to E। तो A to E जो आइटम है सेक्शन 14 को हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है 5 हेड्स ऑफ इनकम। और आइटम ए टू ई के अंदर आपके बेसिकली 4 हेड्स आते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी इनकम टोटल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन इन 4 हेड्स के अंदर वो कवर नहीं होती है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद बताया गया इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सबसेक्शन 1 में कहा गया कि 4 हेड्स में जो इनकम कैटेगराइज नहीं की उसको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में कैटेगराइज किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ इनकम बताई गई है जो इनकम अंडर द हेड हाउस वो अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगी। हाँ, इनके अलावा और भी इनकम हो सकती है जो अदर सोर्सेज का पार्ट बन सकती है। तो सबसे पहले बताएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि डिविडेंड इनकम जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड के रिगार्डिंग अगर हम फिर से एक बार बात करें तो डिविडेंड बेसिकली आपको रिसीव होता है इन केस अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, और यह जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है यह कहलाता है डिविडेंड। इनकम टैक्स के अंदर 5 तरह के डिविडेंड बताए गए हैं। सेक्शन 2 क्लोज 22 के अंदर बेसिकली आपको 5 टाइप ऑफ डिविडेंड बताए गए। तो इनमें से आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है वो आपके लिए टैक्सेबल है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अर्लियर पहले सालों में जब आपको डिविडेंड मिलता था तो वो डिविडेंड जो है एग्जेम्प्ट होता था, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन कुछ समय के बाद उस डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया। तो पहले जो यह डिविडेंड था सेक्शन 10 क्लोज 34 के तहत एग्जेम्प्ट होता था। अगर इंडियन कंपनी एक डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता था तो वो एग्जेम्प्ट होता था। अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता था वो टैक्सेबल होता था। उसके बाद इंसर्ट किया गया सेक्शन 115BBDA, जिसके अंदर बेसिकली कहा गया कि 10 लाख रुपए तक का आपका जो डिविडेंड है वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। 10 लाख से ऊपर जो डिविडेंड होगा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%, और उस इनकम से आपको कोई भी डिडक्शन या एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एज पर सेक्शन 115BBDA, dividend received by all the SSC except a domestic company or a fund or institution or trust or any university exceeding rupees 10 lakh shall be taxable at the rate of 10%. No further deduction or expenditure shall be allowed in this regard. हालांकि ये सभी बातें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बात थी कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती थी वो जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी उस पर उनको 15% का एडिशनल टैक्स अलोंग विद 12% सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। तो जो इफेक्टिव रेट थी वो इफेक्टिव रेट थी 17.472%। तो दैट मीन्स कंपनी जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लेट से 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है तो उसमें से 17 रुपए 47 पैसे जो है डिविडेंड जो डीडीटी टैक्स है वो पे करने के बाद जो
प्रॉफिट है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे टू द शेयर होल्डर्स। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद यह जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है इसको खत्म कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है। दैट मीन्स आज की डेट में कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात यहाँ पर कही गई कि जो 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड आपका टैक्सेबल नहीं होता था, अब शेयर होल्डर्स को जितना भी डिविडेंड मिलेगा, चाहे 1 करोड़ रुपया मिलता है, चाहे 1 रुपया मिलता है, पूरा का पूरा डिविडेंड टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो सेक्शन 115O जो बात करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, इज omitted with effect from 1st of April 20. That means now the companies are not required to pay dividend distribution tax and the dividend is fully taxable in the hand of recipient. नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड के बाद इनकम रेफर्ड टू इन सब क्लोज 8 ऑफ क्लोज 24 ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्लोज 24 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि इनकम का मतलब क्या है। तो बेसिकली जब हम सेक्शन 2 क्लोज 24 को देखेंगे तो वहां पर यह जो क्लोज है इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको ओमिट कर दिया गया है। दैट मीन्स ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 88। इसका मतलब आज की डेट में ये जो इनकम है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद इनकम रेफर्ड टू इन क्लोज 9 ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 24। तो सब क्लोज 9 के अंदर बेसिकली बताया गया है कैजुअल इनकम। तो एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, other games of any sort or form, gambling, betting of any form or nature whatsoever. तो सेक्शन 2 क्लोज 24 सब क्लोज 9 के अंदर बेसिकली कैजुअल इनकम की बात की गई है। और यहां पर सेक्शन 56 क्लोज सबसेक्शन 2 के अंदर उस इनकम को इंक्लूड किया गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कैजुअल इनकम को इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज क्यों टैक्सेबल करते हैं। उसके बाद इनकम रेफर्ड टू इन क्लोज 10 ऑफ क्लोज 24 ऑफ सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 क्लोज 24 सब क्लोज 10 के अंदर जो इनकम बताई गई है वो भी आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली वहां पर जो इनकम बताई गई है वो एक इनकम नहीं है, लेकिन उसको इनकम माना जा सकता है सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है। तो ऐसे में हमने देखा था कि कुछ डिडक्शन इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड या फिर इन द नेम ऑफ ESIC जो है वो डिडक्शन की जाती है फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए 100 रुपीज एम्प्लॉय की सैलरी है, उसमें से 9 रुपीज जो है वो प्रोविडेंट फंड के नाम पर डिडक्ट किया गया और एम्प्लॉय को 9 रुपीज डिडक्ट करने के बाद पेमेंट की गई। अब उतनी ही अमाउंट मान लीजिए 9 रुपीज जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है और ये दोनों ही अमाउंट प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट की जाती है। अब हुआ क्या, एम्प्लॉयर ने जो 9 रुपीज डिडक्ट किए फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी, ये डिपॉजिट नहीं कराए गए टू द प्रोविडेंट फंड। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कोई भी कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है और उसको ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराता है, तो ऐसे में वो क्या मानी जाएगी, एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाएगी और वह जो है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। तो एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज ए कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, superannuation fund or any other fund set up under the provisions of the Employees State Insurance Act or any other fund for the welfare of such employees। और अगर मान लीजिए जो 9 रुपीज डिडक्ट किए गए ये एम्प्लॉयर के द्वारा डिपॉजिट करा दिए गए, तो ऐसे में कोई इनकम की बात नहीं होगी। लेकिन
अगर एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट तक वो अमाउंट जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट की गई वो डिपॉजिट नहीं कराई, तो वो इनकम मानी जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, income by way of interest on securities if the income is not chargeable to income tax under the head profit and gains of business or profession। तो अगर सिक्योरिटीज पर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। हालांकि अगर वो सिक्योरिटी जो है वो मान लीजिए बिजनेस और प्रोफेशन के रिगार्डिंग मेंटेन की गई है और उस सिचुएशन में इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। लेकिन उसके अलावा और कोई इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं, मैंने एक 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर मेंटेन किया है, ऐसे में मुझे मान लीजिए 7,000 रुपए साल का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो 7,000 रुपीज है ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। आफ्टर दैट, income from machinery, plant or furniture belonging to the SSC and let on hire if the income is not chargeable to income tax under the head profit and gains or business or profession। तो अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर दी है, कोई फर्नीचर आपने रेंट पर दिया है और ये जो रेंटिंग का जो बिजनेस वो आपका बिजनेस नहीं है, आपने कैजुअली रेंट पर दिया है, तो ये आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है और आप इसको रेंट पर देते रहते हैं, ये आपका क्या है, बिजनेस है, रेंट पर मशीनरी देना आपका बिजनेस है, तो ऐसे में जो रेंट होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं, मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं और मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने उस गाड़ी को रेंट पर दे दिया किसी व्यक्ति को और बदले में मुझे 10,000 रुपए महीना मिलते हैं, तो ऐसे में ये जो रेंट होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं, वो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए रेंट पर दी है, तो ये अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी की कोई बात ही नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज है, वेयर एन एसएससी लेट on hire machinery, plant or furniture belonging to him and also building, and the letting of the building is inseparable from the letting of the said machinery, plant or furniture, the income from such letting, if it is not chargeable to income tax under the head profit and gains of business or profession। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कॉम्पोजिट रेंट। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दी है, उस बिल्डिंग के साथ आपने फर्नीचर भी रेंट पर दिया है, कोई मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पर दी है, और ये जो रेंट है ये इनसेपरेबल है, दैट मींस आप अलग अलग बिल्डिंग का रेंट कितना है, फर्नीचर का रेंट कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट कितना है, ये अलग अलग अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, अलग अलग आप नहीं निकाल सकते, तो ऐसे में वो जो कॉम्पोजिट रेंट है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखें, कॉम्पोजिट रेंट जहां पर फर्नीचर रेंट पर दिया गया है, बिल्डिंग रेंट पर दी गई है, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर दी गई है, और जो रेंट है वो इनसेपरेबल है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कितना बिल्डिंग का है, कितना फर्नीचर का है, कितना मशीनरी का है, तो ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम रेफर टू इन सब क्लोज 11 ऑफ क्लोज 24 of section 2 if such income is not chargeable to income tax under the head profit and gains of business or profession or under the head salary। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनका अपना एक बिजनेस है और इनका एक फ्रेंड है मिस्टर जेड, और ये क्या करते हैं, मिस्टर जेड के नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और मिस्टर जेड जो है वो इनके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
हालांकि जो मिस्टर जेड है वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो इनके बिजनेस के लिए, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में मिस्टर एक्स ने उनके नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ताकि कल को उनका बिजनेस अफेक्ट ना हो। तो ऐसे में अगर मान लीजिए यह जो इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर होती है और मिस्टर जेड को कुछ पैसा मिलता है, तो ये इनके लिए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। उसके बाद वेयर any sum of money exceeding 25,000 rupees is received without consideration by an individual or HUF from any person on or after 1st day of September 4 but before 1st of April 2006। तो बेसिकली आज की डेट में ये जो क्लोज है ये रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर इंडिविजुअल या HUF के द्वारा कोई भी गिफ्ट रिसीव किया गया 25,000 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लेकिन ये जो गिफ्ट रिसीव किया गया है 1 सितंबर 2004 के बाद किया गया है और 1 अप्रैल 2006 से पहले रिसीव किया गया है, तो आज की डेट में ये क्लोज रेलिवेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद ये जितने भी आपको रेड क्लोजेस दिए गए हैं ये बेसिकली लिमिटेड पीरियड के लिए है, जैसे कि सितंबर 4 टू अप्रैल 6, अप्रैल 6 टू अक्टूबर 9, अक्टूबर 9 टू अप्रैल 17। तो बेसिकली इन पीरियड के बीच अगर आपने इन क्लोज के तहत अगर कोई अमाउंट रिसीव की है विदाउट कंसिडरेशन, आपने कोई एसेट रिसीव की है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। आज की डेट में ये जो क्लोजेज है इररेलेवेंट है। ये आज की डेट में अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो ये क्लोजेज एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये जो रेड कलर्स आपको जो कंटेंट दिया गया है ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कंपनी है और यह कंपनी किसी व्यक्ति को शेयर्स इशू करती है और मान लीजिए ये जो शेयर्स इशू किए गए इनकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीस, लेकिन जो कंपनी है वो इनको इशू करती है 1,20,000 रुपए पर। तो ऐसे में कहा गया कि अगर जो इशू प्राइस है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है, जितना डिफरेंस है 20,000 रुपए, ये टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो वेयर ए कंपनी not being a company in which the public are substantially interest, that means यहां पर बेसिकली बात की गई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर शेयर्स इशू करती है मार्केट वैल्यू से ज्यादा, जो उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा, इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट, एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स that exceed the face value of such shares, the aggregate consideration received for such shares as exceed the fair market value of these shares। तो अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है फेस वैल्यू से ज्यादा और जो कंसिडरेशन रिसीव किया गया है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा रिसीव किया गया है, तो जितनी अमाउंट आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। हालांकि यह जो क्लोज है यह अप्लाई नहीं होगा अगर शेयर्स इशू किए गए हैं बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम ए वेंचर कैपिटल कंपनी और ए वेंचर कैपिटल फंड और ए स्पेसिफाइड फंड। तो कुछ स्पेशल कंपनीज होती है वेंचर कैपिटल कंपनी, अगर वो ये शेयर्स इशू करती है और कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन अदर सोर्सेज हेड में इनकम नहीं मानी जाएगी। या फिर और कोई व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहाफ में नोटिफाई करती है, तो बाय ए कंपनी फ्रॉम ए क्लास और क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति को या किसी क्लास ऑफ पर्संस को नोटिफाई करती है जिनके केसेस में यह जो क्लोज है एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आता है वो इंपॉर्टेंट आता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड on compensation or on enhanced compensation referred to in subsection
1 ऑफ सेक्शन 145B। तो हमने कैपिटल गेन हेड में भी देखा था कि जब गवर्नमेंट आपकी कोई लैंड एक्वायर करती है तो ऐसे में आपको कंपनसेशन दिया जाता है, और जब आप उस कंपनसेशन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट फाइल करते हैं किसी कोर्ट में, तो कई बार उस कोर्ट के द्वारा आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया जाता है, इनहांस कर दिया जाता है। हमने देखा था जिस साल में कंपनसेशन या पार्ट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव होता है, उस साल में पूरा जो आपका कंपनसेशन है वो टैक्सेबल होता है, और इनहांस्ड कंपनसेशन उस साल में टैक्सेबल होता है जिस साल में आपको रिसीव होता है। अब मान लीजिए आपका जो कंपनसेशन है या फिर इनहांस कंपनसेशन है वो आपको रिसीव तो होता है लेकिन बहुत लेट रिसीव होता है, तो ऐसे में इस डिले की वजह से बहुत बार आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो कंपनसेशन जो डिले होता है उस पर जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल है। अदर सोर्सेज में ये तभी टैक्सेबल होगा जिस साल में आपको ये रिसीव होगा। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट भी उसी साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में इंटरेस्ट रिसीव होगा। उसके बाद जो 9th नंबर है, any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of a capital asset, if such sum is forfeited and the negotiation do not result in transfer of such capital asset। तो अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसके लिए आपने एडवांस मनी रिसीव की, बाद में जो आपकी डील है वो मैच्योर नहीं हुई और आपने वो एडवांस फोरफिट कर लिया, दैट मींस अब आप उसको रिफंड करने वाले नहीं है, तो ऐसे में ये जो अमाउंट आपने फोरफिट की है ये आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए आपने कोई जो एडवांस लिया है वो कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग नहीं है, आपके पास एक पर्सनल कार थी और पर्सनल कार के रिगार्डिंग आपने कोई एडवांस रिसीव किया, मान लीजिए 50,000 रुपए का, और मान लीजिए आपकी डील मैच्योर नहीं हुई, आप जो है जिस व्यक्ति ने आपको पेमेंट करनी थी वो समय पर पेमेंट नहीं कर पाया, तो आपने वो डील कैंसिल कर दी, और जो 50,000 रुपए आपने रिसीव किए अब आप उसको वापस करने वाले नहीं है, तो ऐसे में वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग वहां पर जो एडवांस फॉरफिट किया गया है वो कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग नहीं है, वो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हैं जिसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। उसके बाद where any person receives in any previous year from any person or persons on or after the first day of April 2017, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज है जहां पर कहा गया है 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी व्यक्ति से रिसीव करते हैं एनी सम ऑफ मनी, कोई भी अमाउंट, विदाउट कंसिडरेशन the aggregate of which exceeds 50,000 rupees, the whole of the aggregate value of such sum। तो 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको मनी रिसीव होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसे में अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सारी की सारी अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त ने मुझे 1,00,000 रुपए गिफ्ट किए, तो ऐसे में ये पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए क्या माने जाएंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। उसके बाद एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट मींस लैंड है, बिल्डिंग है, वो विदाउट कंसिडरेशन मिलती है, तो ऐसे में द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच exceeds 50,000 rupees the stamp duty value of such property। तो मिस्टर एक्स है और मान लीजिए ये मिस्टर जेड है, और मिस्टर जेड जो है मिस्टर एक्स को एक लैंड जो है गिफ्ट करते हैं, कोई जमीन है वो गिफ्ट करते हैं, और इस जमीन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 1,00,000 रुपए है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर जो आपको विदाउट कंसिडरेशन जो लैंड मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी।
तो विदाउट कंसिडरेशन की यहां पर बात की गई है, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फॉर ए कंसिडरेशन, दैट मीन्स आपने कुछ तो पे किया है, आपने कुछ अमाउंट पे की है, आपने कंसिडरेशन दिया है, लेकिन आपने जो कंसिडरेशन दिया है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम दिया है, और जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए है, लेकिन मिस्टर एक्स क्या करते हैं, गिफ्ट नहीं लेते हैं, मिस्टर एक्स अमाउंट पे करते हैं, लेट से 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए जो है पे कर दिए जाते हैं बाय मिस्टर एक्स। तो ऐसे में कहा गया कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, कंसिडरेशन पे किया गया है 30,000 रुपए, जो डिफरेंस है वो कितना है 70,000। अगर ये डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो जितना डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। The stamp duty value of such property as exceed such consideration if the amount of such excess is more than the amount of 50,000 and 10% of the consideration। तो यहां पर कंसिडरेशन है 30,000 रुपए और उसका 10% हो जाता है 3,000 रुपए, लेकिन डिफरेंस है 70,000 रुपए, तो ऐसे में ये अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए कंसिडरेशन पे किया गया 95,000 रुपीज, तो ऐसे में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है महज 5,000 रुपए रह जाता है। तो ऐसे में जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से कम है, तो ये जो डिफरेंस होगा ये टैक्सेबल नहीं होगा। 1,00,000 रुपए की जो लैंड है उसको 95,000 रुपए में बेचा गया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में हम ये मानेंगे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, उस केस में आपकी अदर सोर्सेज हेड में कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है जो डिफरेंस होना चाहिए वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, साथ ही जो कंसिडरेशन है उसका 10% से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए ये लैंड है 1 करोड़ रुपए की, यहां पर इस लैंड की जो वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए, और जो अमाउंट पे की गई है बाय द मिस्टर एक्स वो है 95 लाख रुपीज। तो ऐसे में ये डिफरेंस हमारा हो जाता है 5 लाख रुपीज। तो डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन हमें यहां पर एक और कंडीशन चेक करनी होगी, 10% ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है 95 लाख रुपए, 10% हो जाता है 9.5 लाख। तो इसका मतलब ये जो 5 लाख का डिफरेंस है ये 10% से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये 5 लाख का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर कहा गया है कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, एंड यहां पर जो वर्ड यूज किया गया, एंड वर्ड यूज किया गया है, दैट मींस दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो कंसीडरेशन है उसका 10% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस 10% तक है तो ऐसे में वो जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे टेकन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज। ये ऑलरेडी हम कैपिटल गेन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग डेट है। तो ऐसे में डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आप कंसीडर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपने जो अमाउंट रिसीव की है या फिर पार्ट ऑफ द अमाउंट जो है आपने बैंकिंग चैनल के जरिए रिसीव की हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो shall apply only in a case where the amount of consideration referred to therein or a part thereof has been paid by way of an account pay check, account pay bank draft, or by use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed on or before the date of agreement for transfer of
such immovable property. तो दैट मीन्स एग्रीमेंट या एग्रीमेंट से पहले की जो डेट है उस डेट में आपने जो अमाउंट रिसीव की है, जो कंसिडरेशन रिसीव किया है या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है, वो बैंकिंग चैनल के जरिए आपने रिसीव किया। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो मार्केट रेट से भी ज्यादा है, तो ऐसे में जो असेसिंग ऑफिसर है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड बाय द एसएससी। एसएससी क्या कर देता है, उसको डिस्प्यूटेड कर देता है। दैट मींस एसएससी मानता है कि वहां की जो मार्केट वैल्यू है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो ऐसे में the assessing officer may refer the valuation of such a property to a valuation officer, and the provision of section 50C and subsection 15 of section 115 shall as far as may be applied in relation to the stamp duty value of such property for the purpose of this clause as the apply for valuation of capital asset under this those section। तो सेक्शन 50C में भी हमने देखा था कि जहां पर जो एसएससी है अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को डिस्प्यूटेड कर देता है, उसको नहीं मानता है, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है और वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा। और अगर मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की गई वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी कंसीडर की जाएगी। उसके बाद बात आती है एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि अगर आप मनी रिसीव करते हैं विदाउट कंसीडरेशन वो टैक्सेबल है, अगर डिफरेंस जो अमाउंट जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं विदाउट कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर आप इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ रिसीव करते हैं, दैट मींस आपने कंसीडरेशन तो पे किया है लेकिन कम कंसीडरेशन पे किया है, और ऐसे में डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है और कंसीडरेशन का 10% उससे ज्यादा है, तो ऐसे में जितना डिफरेंस होगा वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। अब बात आती है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो यहां पर कहा गया एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन अगर आपने रिसीव की है, the aggregate fair market value of which exceeds 50,000 rupees, the whole of the aggregate fair market value of such property। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, और अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फॉर ए कंसीडरेशन अगर आपने कंसीडरेशन तो पे किया लेकिन वो इनएडिक्वेट है, वो कम है, which is less than the aggregate fair market value of the property by an amount exceeding 50,000 rupees, the aggregate fair market value of such property as exceeds such consideration will be taxable। तो that means मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज, आपने कंसिडरेशन पे किया 50,000 रुपीज, तो ऐसे में कहा गया कि 1,50,000 रुपए क्या माने जाएंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। तो यहां पर अगर आप देखें कैपिटल गेन हेड में जो बात की गई थी वो बात की गई थी इन दी हैंड ऑफ ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर करता है, और यहां पर जो बात की गई है इन दी हैंड ऑफ ट्रांसफरी, जो रिसीव करता है। तो दैट मींस अगर रिसीव आप कर रहे हैं और आपने देखा जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है मान लीजिए 5 लाख रुपए है और आपने वो रिसीव की है 4 लाख रुपए में, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए आपकी अदर सोर्सेज हेड में इनकम मानी जाएगी। एनी प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा यहां पर कुछ केसेस बताए गए जहां पर ये जो सब क्लोज है, कौन सा सब क्लोज जो हमने अभी अभी बात की, सब क्लोज 10। तो सब क्लोज 10 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। कहां अप्लाई नहीं होगा, इन केस ऑफ रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव। तो अगर आप किसी रिलेटिव से मनी रिसीव करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल नहीं होगी।
आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं रिलेटिव से और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी। आप एनी अदर प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी। अब रिलेटिव के अंदर कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा आप गिफ्ट रिसीव करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है मान लीजिए मिस्टर एक्स है या फिर मिस्टर एक्स है, इनकी शादी है, मैरिज है और शादी के समय इनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्या है, नॉन टैक्सेबल है। चाहे वो अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी। अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो विल लिखी जाती है, जो व्यक्ति होते हैं वो विल लिखते हैं कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो एसेट्स हैं वो किसको दी जाए। तो अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है अंडर ए विल, एक विल के जरिए या फिर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, पूर्वजों से आपको जो विरासत में मिलती है, तो ऐसे में वो जो आपको विल के जरिए मिली है, विरासत में जो आपको मिली है वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको आगे बेचेंगे तो वो टैक्सेबल होगी। बहुत सारे लोग इस चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि उनके पूर्वजों से उनको जो प्रॉपर्टी मिली है वो अगर वे बेचेंगे किसी बाहर के व्यक्ति को तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एग्जाम्प्ट है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने पूर्वजों से कोई एसेट मिलती है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस क्लोज के अंदर फॉल करती है। तो ऐसे में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल नहीं हुई। और हमने देखा था कैपिटल गेन में भी सेक्शन 47 है जहां पर कहा गया कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो आपके पूर्वजों से आपको कुछ एसेट मिलती है, कैपिटल एसेट है, तो वो ट्रांसफर के दायरे में नहीं रखी गई। तो ऐसे में आपके पूर्वजों से जो आपको एसेट मिलती है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको फर्दर सेल करेंगे किसी और व्यक्ति को तो इन दैट सिचुएशन वो टैक्सेबल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडर विल या बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस आपको एसेट मिलती है, कैपिटल एसेट है, टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको फर्दर सेल करेंगे तो वो टैक्सेबल होगी। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, तो बेसिकली जो किसी व्यक्ति की डेथ होती है या फिर कोई डोनर है, डोनेट कर रहा है अपनी लाइफ में, मान लीजिए कुछ अपने ऑर्गन्स, तो ऐसे में अगर उसकी जो अंतिम इच्छा कही जाती है, अंतिम इच्छा के फलस्वरूप कोई एसेट अगर दी जाती है तो ऐसे में जो रेसिपिएंट होगा उसके हाथ में वो एसेट जो है टैक्सेबल नहीं होगी। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अगर आपको कोई एसेट मिलेगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू क्लोज 20 ऑफ सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 क्लोज 20 में जो डिफाइन की गई है। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी, other educational institutions, hospitals or other medical institutions, any trust or institutes referred to in clause 23C of section 10। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से आपको कुछ रिसीव होता है जो कि सेक्शन 10 क्लोज 23C के तहत आता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड टू इन 12A, 12AA, 12AB, तो जो बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उनसे आपको कुछ रिसीव होता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। बाय एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 10 क्लोज 23C। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि अगर किसी फंड को, किसी ट्रस्ट को, किसी इंस्टीट्यूट्स को रिसीव होती है कोई एसेट जो कि सेक्शन 10 क्लोज 23C के तहत रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में उनके हाथ में भी वो एसेट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 47 है जहां पर सर्टेन ट्रांजैक्शंस को कहा गया ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन की बात नहीं होगी। तो यहां पर भी उन ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड किया गया है कि वो जो है टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज।
फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ए ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टेब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर कोई एसेट जो है ट्रस्ट के अंदर डाली गई है ताकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका बेनिफिट दिया जाए, तो ऐसे में ट्रस्ट के हाथ में वो इनकम नहीं मानी जाएगी। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, तो इसके अलावा और बहुत सारे जो क्लास ऑफ पर्सन हैं उनको नोटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर बात आई कि रिलेटिव्स के अंदर किस किस को कवर किया गया है। दैट मींस अगर रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिला है, चाहे वो मनी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो अदर प्रॉपर्टी है, वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, ना ही वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, ना ही वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो यहां पर बेसिकली कहा गया कि रिलेटिव मींस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बताया गया। मान लीजिए इंडिविजुअल जो है मिस्टर एक्स है, तो ऐसे में कहा गया स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो उनकी वाइफ है, वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स। अगर इंडिविजुअल होते हैं मान लीजिए मिसिज जेड, तो स्पाउस होते हैं उनके हस्बैंड, दैट इज हस्बैंड ऑफ मिसिज जेड। तो इसका मतलब स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड। उसके बाद ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, तो मिस्टर एक्स के जो ब्रदर हैं, जो सिस्टर है, वो रिलेटिव माने जाएंगे। तो मिस्टर एक्स अगर अपने ब्रदर से या अपनी सिस्टर से कोई गिफ्ट रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, तो इसका मतलब अगर मिस्टर एक्स हैं तो जो उनकी वाइफ है मिसिज एक्स, उनके ब्रदर और उनकी सिस्टर, तो दैट मींस मिस्टर एक्स के ब्रदर सिस्टर और मिसिज एक्स के ब्रदर सिस्टर, वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट मींस जो मिस्टर एक्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके ब्रदर सिस्टर भी इंक्लूड किए जाएंगे। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो दैट मींस लीनियर असेंडेंट मींस आपके जो पूर्वज है, जिसमें आपके माता पिता, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, वो इंक्लूड होंगे। और डिसेंडेंट मींस आपके सन, डॉटर, उनके जो है सन और जो डॉटर है उनके बच्चे, वो भी इंक्लूड होंगे। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, सिमिलर वे में जो वाइफ है या जो हस्बैंड है उनके पूर्वज जो है या फिर उनके जो डिसेंडेंट, जो सन है, डॉटर है, वो भी इंक्लूड होंगे। और स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन बी टू एफ, तो बी से लेकर एफ तक जितने भी व्यक्ति कवर किए गए हैं उनके स्पाउसेस भी कवर किए गए। तो अगर एक चार्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करें, यहां पर एक चार्ट बनाया गया है, तो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के रिलेटिव्स कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर कहा गया स्पाउस। स्पाउस मैंने आपको बताया था, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए स्पाउस वाइफ है, और वाइफ है तो वाइफ के लिए स्पाउस हस्बैंड है। उसके बाद ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर, सन और डॉटर, तो ये सब क्या होंगे, ये आपके रिलेटिव्स में कवर होंगे। उसके बाद जो स्पाउस है, स्पाउस का ब्रदर और उसकी वाइफ, सिस्टर और सिस्टर के जो हस्बैंड है वो फादर इन लॉज, मदर इन लॉज। जो ब्रदर है, ब्रदर की वाइफ कवर होंगी, सिस्टर है, सिस्टर के हस्बैंड कवर होंगे। जो फादर है, फादर के जो ब्रदर सिस्टर है, दैट इज काका काकी या फिर चाचा चाची। और जो सिस्टर है जिनको आप बुआ जी, और उनके जो हस्बैंड है फूफा जी, वो आपके कवर होंगे। उसके बाद जो मदर है, मदर के जो ब्रदर सिस्टर है, दैट इज मामा और मासी, और उनके जो स्पाउस है, मामा के केस में मामी, और मासी के केस में जो मौसा जी होते हैं, मासा। और जो सन है, सन के साथ जो उनकी वाइफ है, डॉटर इन लॉ है, वो इंक्लूड होंगी। और जो डॉटर है, डॉटर के जो हस्बैंड है, सन इन लॉ है, वो इंक्लूड होंगे। तो ये आपके क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। और ये जो इंडिविजुअल है,
ये इनसे या फिर इनसे किसी से भी गिफ्ट रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ अदर प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद एक और बात आई कि वहां पर कहा गया एनी प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएगी। हमने देखा था मनी की बात की गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई और उसके बाद बात की गई एनी प्रॉपर्टी। तो एनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि प्रॉपर्टी मींस द कैपिटल एसेट ऑफ द एसेट्स। तो यहां पर कैपिटल एसेट की ही बात की गई है। दैट मींस कैपिटल एसेट के अलावा अगर और कोई एसेट है तो ऐसे में अदर सोर्सेज हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब मेरे पास एक पर्सनल कार है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, जिसको मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे में वो फ्रेंड्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी और ना ही वो मेरे हाथ में होगी, क्योंकि वो एक कैपिटल एसेट नहीं है। ना ही तो कैपिटल गेन अराइज होगा, ना ही फ्रेंड के हाथ में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया है प्रॉपर्टी मींस कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी। और उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल एसेट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस एटसेट्रा। तो ये आपकी क्या है, कैपिटल एसेट है, जिनको अंडर द हेड अदर सोर्सेज प्रॉपर्टी माना गया है। और अगर ये प्रॉपर्टी आप रिसीव करते हैं किसी नॉन रिलेटिव से जो रिलेटिव नहीं है, और जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है और आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। और अगर आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो ऐसे में उस कंसिडरेशन को लेस करने के बाद अगर जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है, तो जितना डिफरेंस है वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। और एचयूएफ के केस में बताया गया एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ विल बी द रिलेटिव। तो इसका मतलब अगर एचयूएफ अपने मेंबर से कोई कैपिटल एसेट, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई मनी रिसीव करती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो नॉन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पर बताई गई। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मींस द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करनी होती है, उस पेमेंट के रिगार्डिंग जो वैल्यू अडॉप्ट की जाती है, जो असेस की जाती है, डिटरमाइन की जाती है, वो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, जिसको कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड इन केस ऑफ अदर सोर्सेज इनकम।